आज आपको खबरदार करके उस खबर से जहां आज एक शांत शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। खबर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां आज दोपहर अचानक हिंसा भड़की। एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ होने लगी। भीड़ एक धार्मिक स्थल पर चढ़कर भगवा झंडा लगा देती है। दोनों तरफ से पत्थर चलते हैं, आगजनी होती है। पता चलता है कि इसके पीछे वजह एक व्हाट्सएप स्टेटस रहा। इसीलिए आज सबसे पहले आपको हम खबरदार करके बताएंगे कि कैसे राजनीति की वजह से चौड़ी हुई खाई में बटा हुआ समाज एक व्हाट्सएप स्टेटस तक से आमने सामने आकर हिंसा करने लगता है। क्या एक व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई? क्या एक फेसबुक पोस्ट की वजह से पुणे में अशांति फैलाने का प्लान बना? क्या सियासत से चौड़ी हुई खाई में बटा समाज सोशल मीडिया से भड़काया जा रहा है? खबरदार करते इन सवालों की वजह इस वीडियो में कैद है, जहां पुणे के यवत इलाके में एक धार्मिक स्थल के बाहर उग्र भीड़ पत्थर बरसाते हुए पहुंचती। धार्मिक स्थल पर चढ़कर झंडा लहराने के लिए कुछ लोग ऊपर तक चढ़ जाते हैं। जिस वक्त महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके में 17 साल बाद पुणे के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से लेकर साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोग निर्दोष साबित होते हैं, जब महाराष्ट्र में अदालत के एक फैसले से हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद वाले सियासी आरोपों पर माहौल देश भर में गर्म हो जाता है, तब क्या पुणे में जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है? हिंदू जन आक्रोश मोर्चा हुआ, वो होने के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आई और जो आग की तरह वायरल हो गई। और उसके बाद ही क्या हुआ, तो ये खौफनाक नज़र आप सब कुछ देख सकते हो। जिस आरोपी ने ये किया, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, उसी के बाद ये सब वातावरण, यहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ गई, तो उसका घर भी तोड़ा गया है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, उसका पूरा घर यहाँ वैंडलाइज किया गया है। हालात ऐसे कैसे इतना बिगड़ गए कि पुणे के यवत में धार्मिक स्थल के पास दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। आगजनी होने लगी, जिसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। पूरे यवत में अब अलग अलग जगहों से पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो दाखिल हो चुकी है। सुबह जब रायट लाइक सिचुएशन हो चुका था, तभी ही पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि छोटा कस्बा है इसलिए कम शुरुआत में पुलिस थे, लेकिन अब उसके बाद जब परिस्थिति और बिगड़ने लगी तो अब एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय करनी शुरू हो चुकी है। पुलिस की सभी टुकड़ियां अलग अलग जगहों से यहाँ आने शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं सीधा कि यवत गांव के जो एंट्रेंस है, उस गांव में अब ये टुकड़ियां मार्च करते हुए सामने जाती हुई नजर आपको आ रही होगी। फिलहाल स्थिति ये है कि पुणे में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लोगों को सोशल मीडिया पर फैली खबरों से दूर रहने को कहा गया है, लेकिन यहाँ तक नौबताई कैसे? एक बाहेरच्या व्यक्तीने एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले। जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे। पुणे में जो आग हिंसा और तनाव की शुक्रवार दोपहर में भड़की, इसकी चिंगारी पहले से फूटने लगी थी, जिसमें तेल डाला सोशल मीडिया पोस्ट ने। 26 जुलाई को यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की एक घटना हुई, लेकिन माहौल संभाल लिया गया। इसके बाद गुरुवार को बीजेपी विधायक गोपी चंद्र पडलकर ने यहाँ पर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला। फिर शुक्रवार को आरोप है कि सोशल मीडिया पर भड़काने वाला स्टेटस दूसरे वर्ग के लड़के ने डाला। पुलिस जब तक व्हाट्सएप स्टेटस से फैले तनाव को संभालती, तब तक हिंसा भड़क गई। व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है, तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहाँ पे आए, गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था का जो है माहौल, उसको शांत बनाए रखें।
ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी, लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुणे में अब तनाव को कम किया गया, लेकिन अब भी धुआं शांति का कम नहीं हुआ। इसीलिए लोगों को भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट से बचने के लिए कहा जा रहा है। जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रशासन, पुलिस के पास दीजिए। वो हमारा काम है उस प्रॉपर स्टेटस पे या इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेट करना। इससे पहले मार्च में इसी साल औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में दो पक्षों में हिंसा हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का तब पुतला फूंका था। इसके बाद हिंसा भड़की थी। अधिकारियों ने बताया था कि अफवाह फैलाई गई कि प्रदर्शनकारियों ने पुतले के साथ एक धार्मिक पुस्तक जलाई और अब व्हाट्सएप स्टेटस से अफवाह फैली और पुणे में हिंसा होने लगी। हर बार अफवाहें ही तनाव और अशांति की आग की वजह बनती है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी हर दल के नेता की होती है। लेकिन सियासत इसी आग में अपने वोट की रोटी सेकती रहती है। और अब खबर उन मंत्री जी की जिनके बारे में पहले आपको एक फिल्म का डायलॉग याद कराते हैं। कहा गया कि रिश्तों में अपनापन और मोबाइल में नेटवर्क न हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। महाराष्ट्र के अब तक कृषि मंत्री रहे माणिकराव कोकाटे पर इसी डायलॉग को नए तरीके से कहें तो किसानों के साथ अपनापन और कर्तव्य निभाने की जवाबदेही न याद रहे तो मंत्री सदन में मोबाइल पर गेम खेलते हैं। लेकिन असली खबर यह नहीं है। खबरदार तो इसीलिए होना है क्योंकि जिस मंत्री को सदन में ऑनलाइन ताश का गेम खेलते रंगे हाथों पकड़े जाने पर कुर्सी से हटा देना चाहिए था, वहां कार्रवाई के नाम पर मंत्री पद की दूसरी कुर्सी दे दी गई। लाल कोट, सफेद पैंट, कंधे पर उस राज्य के कृषि मंत्रालय का जिम्मा जहां साल के पहले 3 महीने में 750 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली और किसानों की चिंता का जिम्मा जिनके हाथ में है वो माणिकराव कोकाटे, कृषि मंत्री महाराष्ट्र विधान परिषद सदन के भीतर ताश के पत्तों का गेम रमी मोबाइल पर खेलते रंगे हाथ पकड़े गए। आप इस वीडियो को देखकर गुस्सा हो जाएंगे। लगेगा कि अरे ऐसे मंत्री को तो तुरंत कुर्सी से हटा देना चाहिए जो महाराष्ट्र विधान परिषद के भीतर मोबाइल पर रमी खेलते दिखाई देते हैं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हमारे देश में 5वीं का बच्चा क्लासरूम में पढ़ाई पर ध्यान न दे तो उसे टीचर क्लास से बाहर कर देते हैं। लेकिन किसानों के भविष्य का जिम्मा उठाने वाले नेता अगर सदन में मोबाइल पर अपनी जिम्मेदारियों को दांव पर लगाकर ऑनलाइन रमी खेलता है तो उसे सजा के नाम पर मानो पुरस्कार दिया जाता है। कहा जाता है कि अरे मंत्री जी आप गेम खेल रहे थे, चलिए अब से आप गेम मंत्री यानी खेल मंत्री बनाए जाते हैं। सदन में गेम खेलने वाले मंत्री को कुर्सी से हटाने की जगह दूसरी कुर्सी पर बैठा दिया गया और मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह अंकुश है। ये सभी के लिए संकेत है कि हम लोग जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और जनता की सेवा करते समय हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा है, ये सारी चीज़ें जनता देखती है, इसलिए उसके ऊपर अंकुश होना ही चाहिए। वाह मुख्यमंत्री जी, अगर ये अंकुश है तो फिर भगवान ही मालिक। अगर सदन में बैठकर ऑनलाइन गेम खेलने वाले एक मंत्री को सजा के नाम पर खेल मंत्रालय दे दिया जा सकता है, फिर तो इस हिसाब से अगर कहीं कर्तव्य निभाने की जगह कोई मंत्री नशे में झूमता मिल जाए तो उसे आबकारी मंत्री तुरंत बना दिया जाएगा। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस स्कूल वाली सोच से ग्रसित हैं जहां कुछ टीचर को लगता है कि सबसे ज्यादा बदमाश बच्चे को क्लास मॉनिटर बना दो तो वो क्लासरूम को शांत रख लेगा? इसी तरह सदन में गेम खेलने वाले मंत्री को ही खेल मंत्री बना दो तो खेल मंत्रालय चलने लगेगा? या फिर मुख्यमंत्री की मजबूरी ये है कि किसानों की उम्मीदों से गेम खेलने वाले मंत्री सहयोगी दल एनसीपी के हैं, तो एक्शन कैसे लिया जाए? महाराष्ट्र में 3 महीने में लगभग 800 किसानों ने आत्महत्या की, आपको मालूम हो, और आज भी आत्महत्या का सिलसिला चल रहा है। ऐसे मंत्री विधानसभा में बैठ अपने मोबाइल आधा घंटे तक, विधानसभा चल आधा घंटे तक क्या रमी खेल रहे हैं, रमी गैम्बलिंग। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे असंवेदनशील मंत्री को मंत्रिमंडळ में कॅबिनेट अधिकार। महाराष्ट्रामध्ये रमी राव यांना ही जबाबदारी दिली जाते
महाराष्ट्रामध्ये रमीराव कामाच्या वेळात पत्ते खेळत बसतात. ही कुठली संस्कृती? ज्याचा राजीनामा घ्यायला पाहिजे त्याला महत्वाचं स्पोर्ट्स खातं दिलं जातं. हे अतिशय दुर्दैवी है. मैं त्याचा जाहिर निषेध करते. उनको कैबिनेट से बाहर बर्खास्त करना चाहिए था सबक सिखाने को, पर इन्होंने क्या किया, उनकी ट्रांसफर कर दिया. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी. तो ये किस तरीके का पनिशमेंट है, किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी है कि जनता को ये संदेश भेजने की कोशिश करें, देखिए हमने संज्ञान नहीं लिया है. वैसे अगली बार कहीं फिर सदन में मंत्री माणिकराव कोकाटे जनता के मुद्दों से ज्यादा मोबाइल पर ऑनलाइन रमी खेलने में रमे नजर आए, तब मुख्यमंत्री क्या करेंगे? कहीं केंद्र में खेल मंत्री बनाने का प्रस्ताव तो नहीं दे देंगे? खबरदार करके इसीलिए ये कहना जरूरी है, अब भी वक्त है सदन में अपने कर्तव्यों से गेम खेलने वाले मंत्री को पद से हटा दिया जाए, न कि एक कुर्सी से हटाकर दूसरी कुर्सी पर बैठाया जाए. सोचिए, इन मंत्री पर तब मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जबकि विधानसभा सचिवालय की आंतरिक जांच में पता चला कि कोकाटे ऑनलाइन जंगली रमी खेल रहे थे. ये वो मंत्री हैं जो पहले किसानों की तुलना भिखारियों से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे नेता मंत्री बना दिए जाते हैं. खबर जिससे आपको खबरदार करना है वो भी एक मंत्री की है. ये मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, नाम है संजय निषाद, जिनका फॉर्मूला है कि कार्यकर्ता को अगर पुलिस और अपराधी से बचना है तो फिर निषाद पार्टी की टोपी पहनकर गमछा बांधकर चले. ये सुनकर आपको लगेगा कि फिर आम आदमी क्या करे? क्या पुलिस से बचने के लिए पार्टियों का टोपी गमछा लेकर चलना पड़ेगा? अक्सर हमारे लोगों को उठा के बंद कर देते हैं और फिर फोन करो तुम जांच में शाम को छुड़वाना पड़ता है. तो मतलब एक है कि हमने कहा इनको आइडेंटिफाइड हो जाओ, कम से कम टोपी, झंडा, नारा, नेता, ये आपका राजनीतिक हथियार है. पार्टी की टोपी, पार्टी का झंडा और पार्टी की रुमाल. मंत्री जी की माने तो बस उत्तर प्रदेश में पुलिस और अपराधी से बचने का तरीका यही 3. उसमें तो आइडेंटिफिकेशन हो कि हाथी वाला, साइकिल वाला पंजा में. अब हाथी वाले कहते हैं निषाद हमारे साथ हैं, साइकिल वाले कहते हैं निषाद हमारे साथ हैं. तो कम से कम टोपी लगाए तो लगेगा नहीं कि निषाद पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है. तो जो अपराधी हैं या सामंतवादी हैं या जिस तरीके से दहशत फैलाने वाले, वो डरेंगे निश्चित रूप से कि अभी मंत्री जी हैं, सरकार के साथ होगा, मंत्री जी मुख्यमंत्री के साथ हैं, तो निश्चित रूप से जो है टोपी पहनो, रुमाल रखो और अपना जो है निषाद राज का नारी गाड़ी पर लगाओ, तो आपको झूठा नहीं परेशान करेंगे. नहीं तो आप देख लो किस तरीके से चल रहा है. ये वही मंत्री हैं जो खुद भी पहले अपनी सत्ता वाली ताकत ये कहकर बता चुके हैं कि कैसे दरोगा से लड़ चुके हैं. यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है. जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे. लेकिन अब संजय निषाद, जिनकी पार्टी बीजेपी का समर्थन उत्तर प्रदेश में करती है, इनको लगता है कि कार्यकर्ता को पुलिस की कार्रवाई से बचाना है तो पार्टी का टोपी गमछा ही सहारा है. और फिर ऐसी बात मंत्री कहते हैं जिससे वो सवाल अपनी ही सरकार, कानून के राज पर उठाते हैं. अक्सर हमारे लोगों को उठा के बंद कर देते हैं और फिर फोन करो तुम जांच में शाम को छुड़वाना पड़ता है. तो मतलब एक है कि हमने कहा इनको आइडेंटिफाइड हो जाओ, कम से कम टोपी, झंडा, नारा, नेता, ये आपका राजनीतिक हथियार है. ज्यादातर सत्ता में रहे हाथी साइकिल, उनके लोग ज्यादा सिपाही भर्ती हुए हैं, उनके लोग ही दरोगा पुलिस हैं. और जब से हम आया हूँ वो सत्ता से दूर हैं, तो अब भाई किसी को सताते नहीं. पंडित जी ठाकुर साहब को तो सताते नहीं, ना तो यादव जी चमार सताते किसे, यही जो बची जाती हैं उनको सताते हैं. कभी कार्यकर्ता से ही अपना पैर धुलवाने की वजह से चर्चा में आए संजय निषाद को लगता है कि नीला गमछा पहले बीएसपी के कार्यकर्ता बच जाते हैं तो फिर लाल गमछे के साथ इनके कार्यकर्ता भी बचने चाहिए. जैसे हमने कहा नीले गमछे वाले हैं, उनको सम्मान मिलता है. ये समाजवादी पार्टी उनको भी कोई अपराधी फर्जी केस में नहीं डालता. आप देखते होंगे यूपी की जनता भी सोचती होगी गजब है ये सियासत, जहां आरती कार्यकर्ताओं से उतरवाकर चर्चा बटोर चुके मंत्री अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा पार्टी के गमछा और टोपी से कराना चाहते हैं. आप सत्ता के साथ हो तो सत्ता का आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना. कि हम कहा नहीं रुमाल रखेंगे, नहीं टोपी लगाएंगे, नहीं तो लगेगा झुआ भर वोट है, पौआ पीने वाली बिरादरी दो डर न लगवाओ, ये जो इधर उधर जाने वाली है. तो कम से कम आप पार्टी का आइडेंटिफिकेशन होगा तो जानेगा नहीं पार्टी वाला है, पौआ वाला नहीं है. ये कहते हैं ना साहब हमको डंडे से भाग के भगा दिया, गाली लेके भगा दिया. वैसे यादव ने कहा जब ऐसे जाओगे तो सामान्य नागरिक में क्या, उनकी तो आदत बनी हुई 70 साल से भगाने वाली. असल में उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों की गमछा राजनीति पुरानी है. निषाद की तरह ही राजभर भी इसी गमछे के सहारे कार्यकर्ताओं की पुलिस से रक्षा का दांव चलते हैं.
यहाँ तक कि राजभर के बेटे तो पीले गमछे के नाम पर उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती तक देते आए हैं। और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। अब सहयोगी दलों की इसी गमछा पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी सहमत नहीं होती है। बयान को लेकर उन्हीं के सहभागी मंत्री यूपी सरकार में नरेंद्र कश्यप इस बयान को अस्वीकार्य बता रहे हैं और गलत बता रहे हैं। ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी इससे एकदम उलट सोचती है। तो पता नहीं, संजय निशा जी चूंकि वैसे तो डॉक्टर हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन कई बार वो जातीयता के मुद्दे पर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे उन्हें बचने की जरूरत है। चूंकि उत्तर प्रदेश में एनडीए की बहुत ही मजबूत सरकार सफलता के साथ चल रही है। योगी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश को लोगों ने बदलते हुए देखा है। इसलिए निषाद पार्टी के नेता श्री डॉक्टर संजय निषाद जी को भी कम से कम सरकार की नेचर प्रवृत्ति के हिसाब से अपना कदम उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पर बर्बरता के आरोप लगे हैं। मामला मथुरा के वृंदावन का है, जहां पर एक नौजवान को दावा है एक सब इंस्पेक्टर की शिकायत सीएम पोर्टल पर करना भारी पड़ गया। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि पीड़ित नौजवान को उसने चौकी पर बुलाकर मारा पीटा और धमकी दी। इस मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर को जांच होने तक ट्रांसफर कर दिया गया है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः एक केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इन्हीं दावों पर भरोसा करना दावा है कि मथुरा में एक आम आदमी को भारी पड़ गया है। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। आरोप है कि मथुरा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी की गर्मी दिखाई है। पुलिस चौकी पर बुलाकर एक नौजवान को इतना पीटा है कि अब वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं। मथुरा के इस नौजवान को देखिए, जिसे दरोगा के खिलाफ शिकायत करना इतना महंगा पड़ा है कि ये चल फिर नहीं सकता। इस युवा के माता पिता इसे न्याय दिलाने के लिए इस तरह उठाकर किसी तरह मथुरा में एसएसपी दफ्तर तक पहुंचते हैं। ओ मार दिया मैं इसने, कपिल नागर ने, एसआई ने। मैं ये चाहता हूँ, हे योगी जी मुँह बचा लो, मुँह बचा लो, बस वो बच्चा आपको न्याय दिलवा पाएंगे ऐसा लगता है? मुझे योगी जी पे पूरा भरोसा है। मैं पोर्टल पे नहीं डालता, अगर वो होती मैंने एसपी के यहाँ कंप्लेंट डाली हुई है इसके खिलाफ। मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहते इस नौजवान के परिवार का दावा है कि इनकी ये हालत गोवर्धन इलाके के अडीक चौकी पर तैनात एक दारोगा ने की है, जिसका नाम है कपिल नागर। हमारा सिविल में कोर्ट में वो चल रहा है मुकदमा, इन्होंने जबरन किया और एसआई को पैसे दिए, मेरे से भी 20,000 रुपये मांग की इसने। और तूने पोर्टल पे क्यों डाली मेरे खिलाफ, राजीनामा ले। मेरे कपिल नागर एसआई। कौन से थाने से? ये गोवर्धन थाने से एसआई है, चौकी से, चौकी इंचार्ज है। मथुरा के गोवर्धन इलाके के अडीक के रहने वाले इस युवा का आरोप कि उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर सब इंस्पेक्टर कपिल की शिकायत की थी, जिसके बाद आरोप है कि चौकी पर बुलाकर सब इंस्पेक्टर ने इसे बुरी तरह पीटा और मेरे से बोला तुझे मार दूंगा जान से, और तूने मेरे खिलाफ योगी जी को कंप्लेंट डाली है पोर्टल पे, क्यों डाली? मैं तेरे को एनडीपीएस लगा दूंगा, उल्टे सीधी धारा लगा के बंद कर दूंगा, भूमाफिया लगा दूंगा। तेरे को पैसे मांग रहा था कि 20,000 रुपये दो, और मेरे से बोला कि तू क्या कहते मेरे खिलाफ वो योगी जी को पोर्टल पे क्यों डाली? मैं बोला साहब तुम मेरे को, मेरी मम्मी को बिना लेडीज पुलिस के क्यों लेके आए? मेरी मम्मी की सिर फट गया था। गोवर्धन क्षेत्र के माधुरी कुंड के रहने वाले ब्रिज किशोर के पिता का गाँव के ही कुछ लोगों से विवाद हुआ। आरोप है कि फिर मामले में समझौता कराने के लिए सब इंस्पेक्टर की तरफ से लगातार परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित युवक ने सब इंस्पेक्टर कपिल नागर की तरफ से दबाव बनाने की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर दी, तो आरोपी सब इंस्पेक्टर ने उसे चौकी पर लाकर मारा,
पीटा। पुलिस ने इस मामले की अब जांच शुरू की है। सब इंस्पेक्टर को तब तक स्थानीय चौकी से हटा दिया गया है। इस प्रकरण की प्राथमिक जांच में यह तथ्य पाए गए कि जिस व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं उसकी चचेरी बहन है, जिसके द्वारा ये शिकायत की गई कि उस व्यक्ति द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। चौकी इंचार्ज का यह कहना है कि किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं हुई और वह व्यक्ति पूर्व से एक बीमारी से पीड़ित था। इस संबंध में गहनता से जांच करने के लिए एसपी आरए को नामित किया गया है और जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो इसलिए उस चौकी इंचार्ज को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। कानून के राज का मतलब होता है कि आम आदमी ना तो अपराधियों से डरे न पुलिस वालों से, लेकिन अगर एक नौजवान सीएम से शिकायत करने पर इतनी बुरी हालत वही पुलिस वाला कर दे जिसके खिलाफ शिकायत हुई, तो जरूरी है कि एक्शन ऐसा लिया जाए जो नजीर बने। साथ ही अगर कोई बड़ा पुलिस वाला इस मामले में ढींगा मुश्ती कर रहा है तो कार्रवाई उस पर भी होनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश की अब उस सियासत से आपको खबरदार करते हैं जहां बच्चों की शिक्षा के मुद्दे पर बच्चों को ही राजनीति में खींच लाया गया। उत्तर प्रदेश में पहले 50 से कम छात्रों की संख्या वाले स्कूल को मर्ज करना शिक्षा विभाग ने शुरू किया। आज तक ने इस मुद्दे पर खबरदार किया। ये समस्या सबके सामने रखी कि बच्चों, खासकर छात्राओं को स्कूल मर्ज होने से दूसरी जगह जाने में दिक्कत हो रही है। इस बीच बच्चों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला के नाम से अपना विरोध स्कूल मर्जर नीति के खिलाफ शुरू किया, जहां फिर बच्चों के मामले में बच्चे ही सियासत का मोहरा बनाए जाने लगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी नेता इन पीडीए पाठशालाओं पर सियासी एबीसीडी सिखाने लगते हैं, जहां ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव सिखाया जाने लगता है। मान लिया जाए कि चलिए ये विरोध का तरीका है, लेकिन सवाल है कि बच्चों का ही सहारा लेकर यह विरोध क्यों? अगर स्कूल मर्जर का विरोध विपक्ष को करना है तो क्या ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल पढ़ाना ही जरूरी है? ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे विकसित भारत बना दोगे? विश्व गुरु का यही है कि आप पढ़ाई छीन लो गरीबों से। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मंकी, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह। इस तरह की बातें जो है कही जा रही है। इसमें बुराई क्या है? प्रोग्रेसिव होना चाहिए। बी फॉर बर्ड, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बफेलो के साथ साथ अगर बी फॉर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है? और ए फॉर अखिलेश भी, सी फॉर चौधरी चरण सिंह जी पढ़ेंगे तो ये देश की महान विभूतियां हैं। पढ़ेंगे तो क्या जाहिर सी बात है इनके बारे में जानेंगे। और ए फॉर अगर अखिलेश यादव वो कह रहे हैं, ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। डी फॉर डिम्पल यादव को है, कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है दिक्कत भारतीय जनता पार्टी लेकिन को फिर है। एम फॉर मुलायम सिंह यादव भी आप मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं मानते हैं। एम फॉर मायावती जी भी हम मानते हैं, एम फॉर मोदी जी भी हम मानते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? जो जो पढ़ना चाहे आप जैसे चाहिए अपनी सुविधा अनुसार एब्रीविएशन कर। ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। सही है इस तरह से नेताओं का नाम पढ़ाना आपके नेताओं का? हो सकता है कि बच्चों को किस तरह से अंग्रेजी के सारे अक्षर याद हो जाए, उसको याद दिलाने के लिए, उनको सिखाने के लिए किसी ने ये प्रयोग किया होगा। लेकिन ये कोई
बच्चों को पढ़ाना कोई अपराध नहीं है। A4 अखिलेश यादव, B4 बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, C4 चौधरी चरण सिंह। अगर स्कूल चल रहा है, क्लास चल रही, तो फेल होना निश्चित है परीक्षा में, क्योंकि कुछ फर्स्ट क्लास नहीं मिलने वाला है। D4 डिम्पल यादव, M4 मंकी, M4 मुलायम सिंह यादव, A4 अखिलेश यादव। मोदी जी तालाब में कूद गए और मगरमच्छ को पकड़ के लेकर आ गए। किताबों में लिखा है ना, किसी ने ऑब्जेक्शन किया? मोदी जी बांग्लादेश वार में थे, किसी ने ऑब्जेक्शन किया? मोदी के महिमा मंडन होता रहे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। अगर किसी ने बता दिया तो उस पर आपको आपत्ति हो गई। A4 अखिलेश यादव, B4 बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, C4 चौधरी चरण सिंह, D4 डिम्पल यादव, M4 मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी की एक कार्य पद्धति बहुत पहले से रही है। वो चाहे सरकारी पदों पे एक ही जाति के लोगों को भरना हो, चाहे अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप पे चित्र लगाना हो, ऐसी गतिविधियां समाजवादी पार्टी की हमेशा से रही हैं। शिक्षा वो मुद्दा है जिस पर स्पष्ट नीति की जरूरत है, राजनीति की नहीं। जिस तरह हम खुलकर कहते हैं कि स्कूल मर्जर कतई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे छात्रों की शिक्षा पर असर पड़े, ठीक उसी तरह यह साफ समझना जरूरी है कि बच्चों को सियासत का मोहरा न बनाया जाए। अब आपको बेरोजगारों की परीक्षा को अग्नि परीक्षा बनाने वालों से खबरदार करना है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर राजधानी दिल्ली में कल देश के अलग अलग जगहों से पहुंचे छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने छात्रों और शिक्षकों से मारपीट की, उन्हें हिरासत में लिया। एसएससी के छात्रों और टीचरों से हमने बात की और पाया कि ठीक से परीक्षाएं आयोजित करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया जाता है। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया, इतनी बुरी तरह से ढकेला गया, मैं दूसरे को पकड़ के मैं किनारे लग गई दीवार से। उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है, लाठी से मारा गया है। और हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे पुलिस वालों से, कहा हम पैसे दे रहे हैं, कुछ पानी की बोतलें खरीदने दो, 2 सेकंड के लिए कहीं रोक दो, एक लेडीज 2 लेडीज करके उतार दो, जो बाथरूम जाए वापसी आ जाए, लेकिन वो भी नहीं। हम चाह रहे हैं 5 मिनट का मीटिंग, तो ऐसा है जो सरकार को हम लोग चुन के भेजे हैं वो 5 मिनट तो अपने जो जनप्रतिनिधि है वो तो मिल सकते हैं ना अपनी जनता से। बस इसी का डिमांड है ताकि हम बच्चों का कंप्लेंट उन तक पहुंचा सके और आगे का उन लोग स्मूथ सिस्टम बना सके। जो मेहनती छात्र है, जो इस लायक है सरकारी नौकरी पा सकते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ पे सेटिंग से काम नहीं होना चाहिए और वहाँ पे एग्जाम देने वाला जो बच्चा जा रहा है वो इस टेंशन में ना जाए कि मेरा माउस चलेगा कि नहीं, कि मुझे पेन मिलेगा कि नहीं, कि मुझे रफ शीट मिलेगा कि नहीं। मतलब बद से बदतर स्थिति कर दी हमारे लिए। ये गुस्सा एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के खिलाफ है, जिसके खिलाफ गुरुवार को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन होता है। एसएससी अभ्यर्थी और देश भर के कई जाने माने शिक्षक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने जुटते हैं, लेकिन पुलिस यहां लाठीचार्ज कर देती है। मैडम, प्रोटेस्ट जैसा कुछ भी नहीं था, आप हमारे वीडियोज भी देख सकते हैं। हमारा आह्वान ये था कि जो 7-8 सालों में एग्ज़ाम सिस्टम की हालत हुई है इतनी जर्जर, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और बात सिर्फ एसएससी की नहीं थी, रेलवे एग्ज़ाम, टीईटी एग्ज़ाम की 7 साल से भर्ती नहीं आ रही, रेलवे 5-5 सालों में एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा। और इस बार हमने 3 महीने पहले भी ये आवाज़ उठाई थी एसएससी में जाके कि आप अपने सिस्टम में रिफॉर्म लाइए। रिफॉर्म के नाम पे ये एक ऐसी एजेंसी लेके आ गए एडुकेटी, जिसने उस बच्चे को जो सिस्टम को और बर्बाद कर दिया। तो हमारा ये था कि हम 40-50 शिक्षक मिल करके डीओपीटी में ज्ञापन दें कि इन समस्याओं पर आपको मालूम है या नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है, आप कमीशन को बोलते क्यों नहीं कि ये सब धांधलेबाजी हो रही है। इसी चीज पे गए थे डीओपीटी पे, 11:30 बजे का वक्त था। 18 से 20 सेकंड का ही वो इंटरवल का गैप था। इस 18 से 20 सेकंड में जब उन्होंने कहा कि हम मिलवाते हैं, उस 18 से 20 सेकंड के बीच में स्टैम्पेड हुआ और एकदम से बहुत तेजी से पुलिस आई और फिर बहुतों के थप्पड़ लगे, किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा, लेडीज भी थी,
तो उस 15 से 20 सेकंड में सबको टेक ओवर कर दिया पुलिस ने और सबको अंदर डाल दिया, बसों में भर दिया। डीओपीटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक दफ्तर के भीतर जाकर मंत्री से मुलाकात की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों से अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। जो टीचर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, 20-30 टीचर थे टोटल कुल मिला के, बाकी मीडिया कर्मी थे। और पुलिस ने एक काम जो गलत किया वो ये किया कि पुलिस ने हमारी चीज को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमें मिलना था डीओपीटी से, हमें वहीं मारपीट के इन्होंने भेज दिया। वही 2 पेपर जो था वो पूरा सेम आया। तो जब डायरेक्टर साहब से बात हुई वहाँ पे, तो उनसे ये पूछा गया कि भाई ये बताओ पेपर सेम क्यों आया। तो उनका इतना मतलब अजीब सा लॉजिक था कि पेपर सेट इसीलिए सेम आया क्योंकि बच्चे तो ये सोचेंगे सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो वो पढ़ के नहीं जाएंगे, कुछ और पढ़ के जाएंगे और हम पूरा क्वेश्चन सेम दे देंगे, तो बच्चे सरप्राइज हो जाएंगे। और अभी हम लोग डीओपीटी भी इसलिए गए थे क्योंकि एसएससी के पिछले 3 महीने से हम थक चुके थे। ग्रीवेंस दे करके, ट्वीट कैंपेन करके, हमने प्रोटेस्ट करके, पिछली बार चेयरमैन साहब से भी मीटिंग हुई थी, लेकिन एसएससी में हम 3 महीने से थक चुके हैं। एसएससी जवाब नहीं दे रही थी, हमारी मांग पूरी नहीं करी थी, इस वजह से मजबूरन हमें डीओपीटी जाना पड़ा। पुलिस इनफैक्ट इस मूड में थी कि इसको किसी भी तरीके से इन लोग को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमारा था सिर्फ 4 लोगों को परमिशन लाके दे दीजिए, हम डीओपीटी को बता दें कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उन्होंने इमीडिएटली पूरा पुलिस फोर्स बुलाया है और आते ही एकदम स्टैम्पिड सा कंडीशन हुआ। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया। हम टीचर हैं, हम आतंकवादी नहीं है, हम यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम उनको पढ़ा करके देश को बिल्ड करने का काम कर रहे हैं। आज चाहे कोई दिल्ली पुलिस में हो, कहीं पर भी हो, यहाँ का शिक्षक पढ़ाता है तब वो विभाग में जाता है, तो टीचर के ऊपर में FIR करके आप कर क्या लोगे। मैं रात को 11 बजे थाने से आया हूँ और मेरे ऊपर में सेडिशन का केस लगते लगते बचा है। क्या हम देशद्रोही हैं? प्रदर्शन कर रहे छात्र और शिक्षक चाहते हैं कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। वो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों के गुस्से की एक बड़ी वजह एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाएं अचानक रद्द होना है। छात्रों का कहना है कि लंबी यात्रा करके जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तब पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई। इसकी उन्हें पहले से कोई जानकारी तक नहीं दी गई। आज मैं आपको बता दूं कि अगर 10,000 बहाली आने वाली है तो ये मान करके चलिए एडिक्विटी के माध्यम से 8,000 पेपर उसमें सेट ही है। ये मैं पेपर सेट है, आप ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा। बड़ा इसी तरीके से यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से सेंटर्स गाँव में दिए गए हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। वहाँ पर कोई से आप जाओ, मोबाइल लेकर आप जा सकते हो, बच्चे अंदर से वीडियो बना के भेज रहे हैं, ये एविडेंस है। तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? अंडमान निकोबार सेंटर भेजा गया, मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है राजस्थान का है और उसको अंडमान निकोबार भेजा गया। अंडमान निकोबार वो जाएगा कैसे? लड़कियों के फॉर्म का फीस नहीं होता, 0 रुपीज़ लगता है, लेकिन आप बताओ सेंटर ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ जाने के ही कम से कम 10,000 रुपये लगेंगे। और अंडमान कोई बच्चा किस लिए जाएगा पेपर देने के लिए? राजस्थान का बच्चा, आप पूरे भारत का भ्रमण उससे करवाने लग रहे हैं, उसका मतलब क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि टीसीएस इससे पहले एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, टीसीएस में भी गड़बड़ियां थी। हम ये कह रहे थे कि चोर हटा के साफ सुथरी व्यवस्था करो, इन्होंने चोर हटा के डकैत बैठा दिए। इसके अलावा छात्रों ने तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की है, जैसे सिस्टम क्रैश होना, मशीनों का खराब होना और परीक्षा केंद्र का गलत आवंटन। ये भी आरोप है कि एसएससी ने हाल ही में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी को बदला है, उसके बाद से ही गड़बड़ियां और बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है मुझे लगता है वो जारी रहेगा जब तक सरकार इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढती है और एग्ज़ाम्स जो हैं सही तरीके से नहीं करवाती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ऐसे छात्रों का हो रहा है जो बहुत उम्मीद लगाकर इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्चते हैं, अपने परिवारों के जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और अंत में जो छात्र है, जो युवा है इस देश का, वही निराश होता हुआ दिखाई देता है। अश्विनी हेलन के साथ मिलन शर्मा, आज तक। और अब आपको खबरदार करते हैं मध्य प्रदेश में किसानों के हक के पैसे से अपनी गाड़ी चलाने वाली राजनीति से, जहां सीएजी रिपोर्ट से पता चला है कि किसान कल्याण का 90% पैसा सरकारी गाड़ियों पर खर्च कर दिया गया। और जब आज तक खबरदार करके सवाल कृषि मंत्री से पूछता है तो मंत्री कहते हैं गाड़ी तो खरीदेंगे। तो अब की बार मध्य प्रदेश में वो गजब काम हुआ जो माफी लायक नहीं। पता चला कि किसानों के हक का पैसा भी सरकारी विभागों में बंदर बांट करके बांट दिया गया। यानी जिस पैसे से किसान कल्याण के दावे होते रहे, उससे सरकारी विभागों ने अपने कल्याण का तेल भरवा लिया। मध्य प्रदेश में सीएजी रिपोर्ट की जो फाइल देख रहे हैं,
इसी से खबरदार करता वो पन्ना निकला है जिसमें सरकार की किसान हित वाली सच्चाई का पता चल जाता है। सीएजी रिपोर्ट का यह पन्ना कहता है कि करीब 5.31 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर डेवलपमेंट फंड में से बीते 4 साल में अधिकारियों ने 90% रकम यानी करीब 4.79 करोड़ रुपए गाड़ियों के उपयोग पर खर्च कर दिए। यानी जो पैसा किसान के काम आता वो पैसा अधिकारियों की गाड़ी में चला गया। और हद तब हो जाती है जब कृषि मंत्री से सवाल पूछे जाने पर जवाब आता है गाड़ी की जरूरत है तो खरीदी जाएगी। गाड़ियों की जरूरत होगी तो गाड़ी खरीदी जाएगी, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो गाड़ी ली जाएगी, गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सरकार गाड़ी खरीदेगी। किसान की जीवन की गाड़ी चले ना चले, कृषि मंत्री के मुताबिक मध्य प्रदेश में उनके विभाग की गाड़ी चलती रहनी चाहिए। भले किसान हित का पैसा ही क्यों ना उसमें खर्च कर दिया जाए। एफडीए यानी उर्वरक विकास निधि का मकसद किसानों के हित के लिए खाद्य प्रबंधन में सुधार करना, उन्हें महत्वपूर्ण सहायता करना, खाद्य वितरण भंडारण वितरण की निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करना था। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इन काम पर नाम मात्र खर्च हुआ और गाड़ियों पर करोड़ों उड़ गए। कार्रवाई होना चाहिए, किसके आदेश से ये जो है गाड़ियां खरीदी गई हैं और जो जिम्मेदार है अधिकारी, उस अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। कैग की रिपोर्ट ने यह भी साफ किया है कि किसानों के लिए राहत प्रशिक्षण या उपकरण सप्लाई जैसे बुनियादी कामों पर नाम मात्र का पैसा खर्च हुआ है। ऐसे में खबरदार करता सवाल है कि किसानों के नाम पर बना पैसा वाकई कभी किसानों तक पहुंचेगा या फिर नहीं। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। आपने चिट फंड कंपनियों के बारे में सुना होगा जो लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर घोटाला करते हैं। पाकिस्तान भी सालों से तेल घोटाला कर रहा है जिसमें वो तेल खोजने के नाम पर निवेशकों को लालच देता है, उनसे पैसा लेकर डकार जाता है। इस घोटाले का नया शिकार डोनाल्ड ट्रंप बने हैं जिन्होंने भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान में तेल खोजने का ऐलान कर दिया। लेकिन वो नहीं जानते कि चीन जैसे घाघ देशों का पैसा डकार गया पाकिस्तान उन्हें भी बेच डालेगा। डोनाल्ड ट्रंप को झांसे में लेने का पाकिस्तान ने नया प्लान बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप को फंसाने, उनके लालच से खेलने का यह पाकिस्तान का नया ठगी वाला प्लान है। पाकिस्तान के नाम सबसे ज्यादा बार अमेरिका को ठगने का रिकॉर्ड है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की हकीकत पता होते हुए भी अमेरिका बार बार उसके जाल में फंस जाता है। पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की यह खुमारी अमेरिका को चूना लगाने वाली है। कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंकवादी कहकर दुत्कारते रहे, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, पाकिस्तान उन्हें शीशे में उतारने में फिर सफल हो गया। पैसा डबल करने वाले ठगों की तरह पाकिस्तान की स्कीम बहुत सीधी है। उसने अमेरिका को पाकिस्तान में तेल का भंडार खोजने का ठेका दे दिया। ट्रंप इसे लेकर इतने उत्साहित हैं कि कहते हैं कि दिन पाकिस्तान भारत को तेल निर्यात करेगा। पाकिस्तान में तेल मिलने को लेकर आसिम मुनीर को भी इतना भरोसा नहीं जितना भरोसा ट्रंप को हो चला है। लेकिन ट्रंप नहीं जानते कि पाकिस्तान में तेल का भंडार मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। पाकिस्तान में तेल रिजर्व का शिगुफा साल 2018 में इमरान खान ने छेड़ा। दावा किया कि कराची के समुद्र तट के पास ईरान की सीमा से 250 किलोमीटर दूर तेल और गैस के भंडार मिल गए हैं। लेकिन उनके ऐलान के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि तेल खोजने के कुछ खास नतीजे नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान का यह तेल घोटाला हर साल बढ़ता ही गया और उनकी जगह पीएम बने शहबाज शरीफ ने भी दुनिया को ठगने के ऑफर देने शुरू कर दिए। ये देखिए, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने पिछले साल दावा किया कि उसके खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट और सिंध के खारों में 3 गैस रिजर्व हैं। इसके साथ ही लक्की मारवात में तेल रिजर्व होने की बात है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इन इलाकों से तेल निकालने में सालों लग सकते हैं। इसके अलावा खनन के लिए $5 अरब की जरूरत होगी। $5 बिलियन पर ध्यान दीजिए, जिसे लेकर पाकिस्तान में तेल की खोज करने की बात कही गई। पाकिस्तान हर साल इसी तरह निवेशकों को ठगने के लिए तेल निकालने का ऑफर देता है। इसके बदले में कई $बिलियन लिए जाते हैं, जिससे सरकार और सेना आपस में बांट लेते हैं। वहीं तेल निकालने वाली कंपनियां 2-4 साल में तेल न मिलने पर बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जाती हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े मोटे निवेशक को जाल में फंसा लिया। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान जानता है कि ट्रंप भारत से नाराज हैं,
इसलिए उनकी इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए आसिम मुनीर एंड कंपनी ने उन्हें पाकिस्तान में अथाह तेल भंडार होने का ख्वाब दिखा दिया ताकि ट्रंप के लालच से फायदा उठाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप भले ही पाकिस्तान में तेल निकालने निकल पड़े हों, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान में इतना तेल है कि वो बदले में अमेरिकी कंपनियों की जेब भर सके? तमाम दावों के बावजूद हकीकत यह है कि पाकिस्तान में घरेलू तेल का उत्पादन घट रहा है। साल 2019 में पाकिस्तान में ही रोज 90,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जो 2025 में घटकर 65,000 हो गया। पाकिस्तान ट्रंप से पहले दुनिया भर के निवेशकों को चूना लगा चुका है। 4 प्रमुख तेल और गैस कंपनियों ने साल 2021 और 2024 के बीच पाकिस्तान से बाहर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। इटली की ENI ने 2 दशकों तक पाकिस्तान में तेल की खोज की और आखिरकार साल 2021 में विदाई ली, जबकि कुवैत फॉरेन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 2024 के अंत में कई ब्लॉक्स में अपनी संपत्तियां पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन लिमिटेड को बेच दी। शेल ने 2023 में पाकिस्तान में अपना मेजॉरिटी हिस्सेदारी बेच दिया और टोटल एनर्जीज ने 2024 के अंत में पाकिस्तान से बाहर निकलने का ऐलान किया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने अगर तेल निकाल लिया तब क्या होगा, उसके पास ज्यादा अच्छी तकनीक है, तो क्या इससे पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा? इसका जवाब भी है ना। अलग अलग रिसर्च के आधार पर पाकिस्तान में 234 मिलियन से लेकर 353 मिलियन बैरल तेल का भंडार है। इस आधार पर तेल के संभावित भंडार के मामले में उसका 50वां नंबर आता है। वहीं भारत में 4,981 मिलियन बैरल तेल के भंडार अनुमानित हैं, जो पाकिस्तान से 10 गुना अधिक है। यानी भारत हर मामले में पाकिस्तान से आगे है। हालांकि महाशक्तियों को ठगने में पाकिस्तान से कोई जीत नहीं सकता। रूस से तेल खरीदने को लेकर भले ही अमेरिका भारत से नाराज हो, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत रूस संबंधों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध अपनी अपनी योग्यता पर आधारित हैं। इन्हें किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत और रूस के बीच एक स्थिर और समय की कसौटी पर खरा उतरा रिश्ता है। Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. भारत आत्मनिर्भर है। भारत को किसी देश के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। टैरिफ को लेकर डील पर चर्चा एक अलग बात है, लेकिन अगर अमेरिका जबरदस्ती कुछ कराने की कोशिश करता है तो भारत को इसकी आवश्यकता नहीं है। आइए अब आपकी मुलाकात हिसार के एक परिवार से कराते हैं। इस परिवार के सदस्य सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन संकेतों के सहारे चलने वाली इनकी जिंदगी कभी ना हार मानने का संदेश देती है। हिसार के पटेल नगर में रहने वाला विजय अरोड़ा का ये परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी कुसुम है, बेटी जानवी है, बेटा सरल है। ये एक दूसरे के साथ अपने जिंदगी की हर परेशानियों का हल निकाल रहे हैं। जैसे जब कोई बाहर से आता है, डोरबेल बजाता है तो सुन नहीं सकते, पर घर की लाइट जल जाती है। जलती लाइट को देखकर इन्हें पता चल जाता है कि घर से बाहर कोई आया है। दोनों बच्चे आराम से पढ़ाई करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। खास बात यह है कि बेटी जानवी को कहानी लेखन में राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा सांकेतिक भाषा में कहानी लिखने के लिए भी उसे पुरस्कृत किया जा चुका है। यह खास परिवार उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो मानते हैं कि दिव्यांगता की वजह से जीवन मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर अगर हम समझें तो छोटी छोटी परेशानियों से हिम्मत हार जाने वाले लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, बहुत बड़ी मिसाल बने।